आप आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद से राष्ट्रवाद पर फिर से चर्चा हो रही है। राष्ट्रवाद जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होती है, वही राष्ट्रवाद कुछ लोगों को अखर रहा है, खटक रहा है। और ये बात केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरी दुनिया में हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक, जहां जहां राष्ट्र प्रतिनिधियों ने राष्ट्रवाद की बात की है, वहां पर इस्लामिक चरमपंथ इसे पचा नहीं पा रहा है, वहां पर वामपंथ इसे पचा नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज दुनिया उस वक्त हैरान रह गई, उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय समय के अनुसार सुबह के करीब 3:30 से 4 बजे के लगभग, जबकि आधा भारत नींद में होता है, उस वक्त अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने राष्ट्रवादियों के पेशानी पर बल ला दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के लिए अपने पिछले कार्यकाल में भी जाने गए, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के साथ पिछले कार्यकाल में और इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार में भी कुछ ऐसे ही संकेत और संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में वो बच जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ यह हमला बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ यह हमला ये कह रहा है कि क्या दुनिया भर में राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता अब वामपंथ के निशाने पर आ गए हैं। क्योंकि अगर बीते दिनों आप ब्रिटेन की तस्वीर देख लें जो ऋषि सुनक के साथ हुआ, आप फ्रांस की तस्वीर देख लें जो इमैनुएल मैक्रों के साथ हुआ, जिस तरीके की परिस्थिति फ्रांस और ब्रिटेन में बनी, क्या पूरे यूरोप में इस परिस्थिति ने पूरे यूरोप को अपने जद में ले लिया है? क्या पूरे राष्ट्रवाद पर अब वामपंथ खतरा बनकर लटकने लगा है? और अगर ऐसा है तो भारत की राष्ट्रवादी सरकार के प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी क्या अब एक नई स्क्रूटनी करनी चाहिए? और ऐसी परिस्थिति में अगर ये परिस्थिति बन रही है, क्योंकि चुनावों से पहले ये परिस्थिति बनी है अमेरिका में, चुनाव से पहले अगर ये हालात हैं तो फिर चुनाव के दौरान क्या होगा? ये सब कुछ आज रण क्षेत्र में होगा। हमारे साथ आज भारत से लेकर यूएस तक तमाम बड़े प्रतिनिधि, बड़े अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सीधे चर्चा की तरफ चलते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त, जरा अतिथियों को स्क्रीन पर लेकर आइए और फिर इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हमारे साथ मैं देख रही हूँ शिकागो से सीनियर जर्नलिस्ट हैं वंदना झिंगर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू यू, क्योंकि वहां का समय अभी सुबह सुबह का समय है। और साथ ही साथ हमारे साथ भारत से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सुरेन स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेन जी आपका। और हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ कृष्णा बंसल जी हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको भी सुप्रभात, क्योंकि कल की जो शाम है बहुत कुछ अच्छा तो आप लोगों के लिए लेकर नहीं आई है, लेकिन अब आगे की परिस्थिति क्या किस दिशा की तरफ जा रही है, आज इसी पर हम इस चर्चा करने वाले हैं। आप तीनों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है कि आखिर ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के पीछे बड़ी वजह क्या रही है और ये परिस्थिति अमेरिका को कहां लेकर जा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट और फिर अपनी अतिथियों के साथ चर्चा की शुरुआत। भारतीय समय के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे, जिस वक्त अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे, उस वक्त ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप मंच पर आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने दुनिया भर के राष्ट्रवादी नेताओं की नींद उड़ा दी। जिस वक्त ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई और चारों तरफ चीख पुकार बज गई। ट्रंप चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईं मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं और फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूर से हमलावर ने गोली चलाई,
जो उनके कान को चीरती हुई निकल गई। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से निकला खून उनके चेहरे पर दिखा। हालांकि वो घबराए हुए बिल्कुल भी नहीं लगे और मुट्ठी तानकर लोगों से डटे रहने का इशारा किया। हमले के दौरान का वीडियो भी सामने आ चुका है। इस घटना के बाद ट्रंप की ओर से एक्स पर बयान जारी किया गया। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं यूएस सीक्रेट सर्विस और सभी कानूनी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बटलर, पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर तुरंत कदम उठाए। ये अविश्वसनीय है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे तुरंत एहसास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। मुझे एहसास हुआ कि बहुत खून बह रहा है। अमेरिका को भगवान बचाए। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट किया, वो अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने भी इस हमले को लेकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान जारी किया है। बाइडेन ने कहा, मुझे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि वो सुरक्षित हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें एक राष्ट्र के रूप में इसकी निंदा करनी चाहिए। पूरे विश्व में इस वक्त इस्लामिक कट्टरता अपने चरम पर है, फिर चाहे बात भारत की हो या फ्रांस की, ब्रिटेन की हो या फिर अमेरिका की। जहां कहीं भी कोई भी नेता राष्ट्रवाद की बात करता है तो वो उसी वक्त वामपंथियों और चरमपंथियों का टारगेट बन जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का पूरे गाजा युद्ध के दौरान झुकाव इजराइल की ओर रहा। साथ ही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ भी वो अपनी आवाज उठाते रहे। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद को हमेशा प्रथम स्थान दिया, लेकिन उनका राष्ट्रवादी होना वामपंथियों को रास नहीं आया और उन्हें चुनाव हारना पड़ा। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद अब फ्रांस वामपंथियों की आग की भट्टी में जल रहा है। इसी कड़ी में बात करें ब्रिटेन की तो वहाँ भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक को राष्ट्रवादी होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी फिलिस्तीनियों की मौत के सवाल पर अक्सर इजराइल के तथाकथित राइट टू डिफेंस का हवाला देते नजर आए हैं। ऋषि सुनक भी आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बोलने वाले नेता हैं। साथ ही उन्होंने भी राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा। अब फ्रांस और ब्रिटेन का नेतृत्व बदल रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों में राष्ट्रवादी नेता वामपंथियों के कारण चुनाव हार चुके हैं और अब बारी है अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता हैं जो आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उन्होंने कई बार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी वामपंथियों के लिए और चरमपंथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शायद इसी वजह से अब वामपंथियों ने अपना अगला निशाना डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चुनाव से पहले इस तरीके का हमला, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन प्रश्नों के बीच में ज्वलंत प्रश्न ये है कि क्या वाकई वामपंथ को या जो चरमपंथ हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, उनको राष्ट्रवाद पसंद नहीं आ रहा, और अगर ये स्थिति है तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें पैनल में फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर एएस बहल साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं शुरुआत कृष्णा जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि जैसा मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा था कि आप लोगों के लिए बीती जो शाम है बहुत अच्छी तस्वीर लेकर नहीं आई, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन से पहले ये जो सिचुएशन बनी है, इसके बाद क्या ये जो परिस्थिति है वो किसी भी तरीके से आने वाले चुनाव की जो दिशा और दशा है उसके लिए एक बड़ा खतरा, उसके लिए बड़े खतरे की घंटी मान रहे हैं आप? किस तरीके से इस पूरे प्रकरण के बाद रिपब्लिकन्स का क्या आगे रुख रहने वाला है?
लावली जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो कल घटी यहाँ पर। क्योंकि जैसे जैसे आपने बहुत ही सही मुद्दा चुना है कि राष्ट्रवाद वर्सेस चरमपंथ जो चल रहा है। ट्रम्प एक बहुत माने हुए राष्ट्रवादी नेता हैं। उनका पहला ध्येय है कि अपने लोगों के लिए क्या करना है, अमेरिका के लिए कैसे आगे बढ़ाना है, अमेरिका को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया पिछले टर्म में, बट लेकिन धर्मपत्नियों को ये पसंद नहीं है। उन्होंने ट्रम्प को हटाने की हर कोशिश कर ली। पहले उन्होंने उसको इलेक्शन में हटाया, उसके बाद पूरी तरह से लीगल सिस्टम को यूज किया, उससे हटाने की कोशिश की। और अब हम देख रहे हैं जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ा और ट्रम्प की जब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और अगले हफ्ते हमारा कन्वेंशन है जिसके अंदर ट्रम्प को फॉर्मली नॉमिनेट किया जाएगा एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, पहले उन्होंने ये अंजाम दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि चरमपंथियों में ये किसी कोई पाया नहीं था, क्योंकि जो अभी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कोई एक 20 साल के युवक ने ऐसा काम किया। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लोगों के दिमाग में मैसेज जो प्रोपोगेंडा है इतना ज्यादा भरा जा रहा है कि लोग भटक रहे हैं। लोग उस बात को लेके इतना ज्यादा व्याकुल हो गए हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। हमारे यंगस्टर्स यहाँ पे हमने बहुत चीजें देखी अभी, चाहे वो पहना ब्लैक मूवमेंट था या पैलेस्टाइन मूवमेंट था या कोई दूसरे मूवमेंट था, जिस तरह से यूथ निकल के पे चलना लगा। पॉलिटिक्स अमेरिका में वॉयलेंस नहीं है, हमेशा पॉलिटिक्स दोनों साइड की सुनी जाती है और काफी अच्छे से चलती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, मैं कहूँगा कुछ मतलब 5-6 साल में ही, जिस तरह से चरमपंथियों ने एक और हमारे लेफ्ट मूवमेंट ने जिस तरह से एक पकड़ लेने की कोशिश की है, किसी को नहीं आने देंगे, हम वही जिसे हम डीप स्टेट भी बोलते हैं, यहाँ पे कबाल भी बोलते हैं, उन लोगों ने जिस तरह से एक बनाया है सिस्टम कि हम किसी को नहीं आने देंगे, सिर्फ हमारे ही लोग होने चाहिए और हम कहेंगे वही होगा, और राष्ट्रवादियों को तो हम आने ही नहीं देंगे। ये चल रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इलेक्शन पे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से ही सब हो जाएगा। ट्रम्प वैसे ही बहुत पॉपुलर है, लोग जानते हैं इस समय जिस तरह से महंगाई और जिस तरह से इमिग्रेशन और दूसरे इशू चल रहे हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी और वॉर्स, उस पर ट्रम्प भी एक ऐसे नेता है जो आके कुछ सही कर सकते हैं इस सिचुएशन को। और के लिए ट्रम्प वैसे ही आगे चल रहे हैं, पॉपुलैरिटी में सब है इससे। लेकिन जो लोग नहीं करने आने वाले थे शायद वो भी आगे आए, क्योंकि उनको अभी लगने लगा है कि किस तरह से एक इनजस्टिस की जा रही है हमारे इतने बड़े नेता के साथ, एक ऐसे लोकप्रिय नेता के साथ जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ छोड़ के अपनी इतने वेल्दी होने के बाद वो अपनी कहीं भी एक याद पे मेडिटेरेनियन में बैठा हो सकता था, लेकिन यहाँ लड़ रहा है उनके बीच में। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद अपने जो कल अपना रूप दिखाया, गिरने के बाद इमीडिएटली खड़े होकर जो ताकत दिखाई, वो दिखाता है कि दुनिया का नीचे क्या होता है। तो मैं तो बोलूंगा कि इससे एक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। बंसल साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन अब क्योंकि शिकागो से हमारे साथ वंदना झिंगन जी भी हैं। वंदना जी, देखिए इतना तो ज़रूर है कि जैसा कि अभी बंसल साहब कह रहे थे कि अमेरिकन, ठीक है, सेंटिमेंट्स और इमोशंस, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखी जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बेस रूट जिसके आधार पर किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी तय होती हो, उसका एक पैमाना बनता है। ट्रंप के साथ जब उनका टेन्योर था तब भी ये देखा गया अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, और अभी ड्यूरिंग द जब ये पूरा चुनावी प्रचार चल रहा है, इस दौरान भी हम लगातार देख रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद की भावना को ही हर जगह उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही एक बड़ा चैलेंज बन चुका है अमेरिका के लिए? जैसा कि जिस डीप स्टेट की बात कृष्णा बंसल जी ने की, मैं इसका जिक्र बिल्कुल आगे करती, लेकिन पहले ही हो गया है, तो क्या ये वही डीप स्टेट है जिनको राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा अखरता है? और अगर ये सिचुएशन है तो ये पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से खतरा बनती जा रही है? वंदना जी। नमस्कार लावनी, नमस्कार। एंड मेरे सुदर्शन के दर्शकों को बहुत बहुत शाम की नमस्कार। हम तो शिकागो में हैं, यहाँ प्रभात जैसे आपने कहा। हमारी जो कल शाम हुई, मैं एक इवेंट में थी, और जिस तरह से ये मैसेज गया है, बट लेकिन ये जो कृष्णा जी ने भी बात किया कि डीप स्टेट बिल्कुल डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और इसका आपने सीधा सा नतीजा देखा है। जहां हम बात कर रहे हैं कि अभी पहले लंदन में, हमने यूके में देखा क्या रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के। क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या उम्मीद नहीं थी ऐसा आने की? बिल्कुल उम्मीद थी, हम लोग देख रहे थे।
और फ्रांस में हमने देखा है, और आगे क्या होने वाला है उसके भी इंडिकेशंस। आप सबसे पहले तो भारत के ही मई 2024 के रिजल्ट्स को देख लीजिए, भारत बाल बाल बच गया, सबसे बड़ी बात है जहां 303 थे वहां हम लोग जो है कहां आकर के खड़े हो गए, 272 से हम लोग 240 पे आए, 303 से हम लोग आए। तो ये क्या इंडिकेशन नहीं है? उसके बाद में भी आप ये देखिए, बट लेकिन आपने पहले ही अपनी स्टोरी में ये बात कही थी कि भारत को भी अब सचेत होने की जरूरत है। हम बात करते हैं सीक्रेट सर्विस की। सीक्रेट सर्विस के लिए सबसे पहला जो मैसेज प्रेसिडेंट ट्रंप का गया था वो ये था कि मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वहां टैकल किया है सिचुएशन को, एकदम से घेरा बना दिया। बट वो जो मुट्ठी जो आपने बताई है, फिस्ट, और उसके बाद में जो आपने दिखाया अमेरिका, यूएसए, जो वहां लोग थे वो अभी भी आज 4 साल तकरीबन होने वाले हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ट्रंप के सपोर्टर्स अभी भी सड़कों पे हर हफ्ते, आज संडे है, आज और भी ज्यादा इस तरह से होगा देखने के लिए। बट लेकिन जितने हमारे समिट्स होते हैं, लेट दिस बी G7 समिट, G20 समिट, बट नाउ अगर देखा जाए तो एक और अलायंस बनने की जरूरत है, जो राष्ट्रवाद के लिए अलायंस बने। जो भी राष्ट्र इस चीज को देखते हैं कि ये जो जिस तरफ ये लेकर के जा रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जो कमिट करता है पब्लिकली कि मैं कितना भी पैसा है स्पेंड करने को कि मोदी को नहीं आना चाहिए, तो ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जो है दूसरे देश के मतलब उसमें उनके इलेक्शंस में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ही देखी जाती है। और इसमें जो एक और बात भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए, ये मैं भारत के ऑपोजिशन लीडर्स को कह रही हूं, कि आपने देखा कि इस वक्त सब लोग साथ में हैं, अमेरिका फर्स्ट, इसमें कोई रिपब्लिकन की बात नहीं कर रहा, कोई डेमोक्रेट की बात नहीं कर रहा, सबने इस चीज को अहिंसा का कोई मतलब हिंसा की कोई जगह नहीं है, जो भी होना चाहिए बैलेट पे होना चाहिए, बुलेट से नहीं होना चाहिए, इस एकदम से। और हमारे जो इस वक्त माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फोन करके, चाहे राजनीतिक कुछ भी मतलब लाइक डिफरेंसेस हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिकली, बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिका वी आर ऑल टुगेदर, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द वर्ल्ड and to these people also whom we are talking about, the cabal and the deep state. This is very very important. एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बेहल साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बुलेट और बैलेट, लेकिन अगर अमेरिका की बात करूं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतिहास बुलेट का ही रहा है। बहुत सारे, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है, इसके पहले तो बहुत सारे प्रेसिडेंशियल असैसिनेशन हो चुके हैं। और यूएस सीक्रेट की अगर बात की जाए, जो सर्विसेज है उनका तो गठन पहले फेक करेंसी के लिए हुआ था, फिर मैं कहूँगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो बाद में हुआ, अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन के बाद उनको लगा दिया गया है कि आप जो है प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल में भी रहेंगे। इन सब के बावजूद जो इस बैलेंस पावर की बात हो रही है, सवाल मेरा आपसे ये है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। जिस डीप स्टेट की बात हो रही है, क्या वो अपना परसेप्शन पूरी तरह से स्टेबलाइज करने में सफल हो रहा है? और क्या यही वजह है कि फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, और यहाँ तक कि भारत में भी हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि जो राष्ट्रवाद की बात करता है उसको हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है? बेहल साहब। हाँ, आपने मेरे से 2 एक्चुअली प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला, अमेरिका में जो गन फायरिंग से डेथ्स होती हैं और जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट्स भी इन्वॉल्व रहे हैं, उस पर भी मैं आंसर करूंगा। और दूसरा, राष्ट्रवाद जो बढ़ाते हैं वो क्यों टारगेट पे रहते हैं और क्यों ये डीप स्टेट की बात आती है, उस पे भी मैं आता हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ 3-4 मिनट का समय। हाँ जी, प्लीज। सबसे पहले तो जो शूटिंग हुई है, अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखें तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन, फिर उसके बाद बहुत सारे 4 प्रेसिडेंट थे जो मारे गए हैं। जॉन एफ कैनेडी वाज द लास्ट, आई थिंक, जो मारे गए, और रीगन जो थे वो बच गए थे, उन पे भी अटैक हुआ था। और जो उनके कारण रहे हैं, वो कारण रहे हैं, जैसे गुलामी से आजादी का जो नारा लगाया था अब्राहम लिंकन ने, उनको शो के बाहर निकल रहे थे तो उनको गोली मारी गई। और रीगन को क्यों गोली मारी गई? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर की पिक्चर देख के आया था कोई, वो उसको लगा कि मुझे टैक्सी ड्राइवर जो पिक्चर है उसमें जैसे असैसिनेट करते हैं या शूट करते हैं, उस तरीके से वो प्रेरित हुआ था। और जो एक और प्रेरित हुआ था उसको अवार्ड नहीं मिले थे, इसलिए उसने मार दिया। ये इसलिए है क्योंकि गन कंट्रोल लॉज जो है अमेरिका के अंदर बहुत लैक्स हैं। वो 2nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हर नागरिक को ये सहूलत है कि वो अपनी गन खरीद सकता है, इंक्लूडिंग सेमी ऑटोमेटिक राइफल खरीद सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पहले तो ये 2022 तक
ये घर के अंदर तक सीमित था। लेकिन जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया कि घर के बाहर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी ये जो राइफल इस्तेमाल हुई है इस अटैक के अंदर, वो AR-15 है, यानी कि वो राइफल जो वियतनाम वॉर के अंदर इस्तेमाल हुई थी, सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, 330 से 100 राउंड फायर करती है और 450 मीटर रेंज है। और जहां से मारा गया उसको, वो 100 मीटर दूर एक रूफ टॉप पे था, और उसका नाम भी आइडेंटिफाई हुआ है, मैथ्यू क्रुक्स करके कोई आदमी है जो सस्पेक्ट है, मार गिराया गया, और वो रिपब्लिकन है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलैक्स्ड गन रूल्स है अमेरिका के अंदर, वो है मेन कॉज शूटिंग्स और अमेरिकन 4 प्रेसिडेंट्स के मरने का। लेकिन जहां पे मैं अब राष्ट्रवाद की बात आती है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं, जो देश की प्राइमेसी में बिलीव करते हैं, वो हमेशा खतरे में सबसे ऊपर रहते हैं। तीसरी चीज जो है, वो आपने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट, डीप स्टेट। डीप स्टेट का जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से शुरू होता है, जो हमारे बिल्कुल नेबरहुड में है, जहां पे प्राइमेसी है डीप स्टेट, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जरूर है, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम फार्स है। उसके पीछे आर्मी और ISI रूल करती है, और ये आर्मी और ISI डिक्टेट करती है कि पाकिस्तान में इमरान खान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैं, वो डीप स्टेट के अंदर होती हैं। और डीप स्टेट का एक और मतलब भी होता है कि हम कैसे पीछे से उन तारों से डेमोक्रेसी आपकी वीक हो जाए। तो जो भी राष्ट्रवाद की तरफ जाता है, वो जरूर डेमोक्रेट होता है, वो जरूर कोशिश करता है कि देश के अंदर एक ऐसा सिनेरियो बने जिसमें देश आगे बहुत रैपिडली प्रगति करे। तो उसमें के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा अलग होती है, चाहे वो वाम हैं या चाहे दूसरे हों, उनको ये विचारधारा पसंद नहीं होती। तो उसकी वजह से भी कई बार एनकरेजमेंट होती है कि ऐसे लीडर्स को हटाया जाए जो ज्यादा देश की बातें करें। सुरेंद्र स्वामी जी, उनको ऐसे लीडर्स को हटाया जाए, ये परिस्थिति क्या अमेरिका के लिहाज से अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या अमेरिका का जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, अगर उसे देखें तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जब आपने पेड़ ही बबूल का उगा रखा है तो आप आम की कल्पना कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जिस तरीके से गन कल्चर की बात हुई, जिस तरीके से जब कभी भी किसी ने राष्ट्रवाद की बात की, उसकी अगेंस्ट बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी प्रस्तुत की गई कि उसको हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। क्या उसी का नतीजा, उसी की परिणति है आज जो दुनिया ने देखा, ट्रंप पर हमला? स्वामी जी। नहीं, मेरा ये मानना है कि गन कल्चर है और वो एक इशू है अमेरिका में। मेरा अपना खुद नेफ्यू था, वो आज से 10 साल पहले उसने कहा था कि मामा जी वहाँ बहुत गन का कल्चर बढ़ रहा है। वो अपने बच्चों के साथ न्यूजीलैंड माइग्रेट कर गया। तो वो है, लेकिन किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट पे या वैसे 1981 के बाद ये अटैक है। गन कल्चर तो 81 से चल रहा है, पहले से चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ऐसा जो पिछले 2020 का भी जो इलेक्शन था, उसमें जो ट्रंप की हार थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, और उस समय भी ये इश्यूज उठे थे कि भाई ये डीप स्टेट का इसमें हाथ है, और जो इकोसिस्टम है लेफ्ट का और जो डीप स्टेट है, उन्होंने मिलके इसमें काम किया है और ट्रंप को हराने का काम किया है। उसके बाद लगातार 4 साल अमेरिका में ट्रंप को जिस तरह से परेशान किया, कोर्ट केसेस में, लीगल केसेस में, और जो इनके अपने सपोर्टर्स हैं जो थोड़े नाराज हो गए, उनको लेकर के जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, उसकी करीब जो फंडिंग हो रही है कि भाई रिपब्लिकन्स डोंट वांट ट्रंप, तो इस तरह के जो वहाँ कैंपेन चलते रहे, तो वो दिखा रहे थे कि वो जो डीप स्टेट जो 2020 में था वो पूरी तरह से एक्टिव था, वो कहीं गया नहीं था। लेकिन जब ये हुआ कि भाई ट्रंप नॉमिनेट हो गए, पहले तो उनको उम्मीद थी कि भाई ट्रंप नॉमिनेट नहीं होंगे, लेकिन जब ट्रंप नॉमिनेट हो गए और जो वहाँ पे चल रहा था कि इनको मार्जिनल लीड भी थी, तो उससे ये लग रहा था कि वो थोड़े परेशान थे कि भाई ये ट्रंप विल कम बैक। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जो बाइडेन और ट्रंप की जो ओपन डिबेट हुई, उस ओपन डिबेट में ये बात क्लियर हो गई कि बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल होगा। खुद डेमोक्रेट्स में ये आवाज़ उठने लगी। तो उस स्टेज पर जो डीप स्टेट या वहाँ के जो लोग हैं इकोसिस्टम वाले, उनको ये लगने लगा कि अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ट्रंप तो जीत जाएंगे। और मेरा एक फ्रेंड रहता है यूएस में, वो बिल्कुल नहीं चाहता ट्रंप को, और वो हमेशा कहता है भाई क्या करें, अब तो ट्रंप आएगा, वी डोंट वांट हिम बट ही इज गोइंग टू विन।
तो जब ऐसी सिचुएशन बन गई तो आप बताइए, जिनके इतने हाई स्टेक होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? क्या वो ट्रंप को बनने देंगे? तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि भाई आप इलेक्शन से पहले और ट्रंप को एलिमिनेट कर दीजिए। और उन्होंने जो है वो हायर किया। ये जो आदमी है 20 साल 21 साल का, इस पे गन है, ये इशू नहीं है। ये खुद भी एक जिसको बोलते हैं शार्प शूटर है। इसने अपनी बड़ी गन ली है, 100 मीटर दूर से इसने निशाना साधा है। और हाँ। वो तो मैं रिपब्लिकन्स और अमेरिकन्स को कहूंगा कि भाई ईश्वर की उन पर कृपा है जो वो बाल बाल बच गए, वरना क्या कमी रही थी। वो 2 मिलीमीटर और थोड़ा राइट में आ जाती तो काम खत्म था। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ है कि उस ही वॉज अलाउड टू गिव अबाउट 5-7 फायर्स। वहाँ आई विटनेसेस कह रहे हैं कि भाई उसके फायर से पहले हमने पुलिस को कहा कि भाई वहाँ पे देखो छत पे, और वो छत कोई 3-4 मंजिला नहीं है, वहाँ पे तो शेड बना हुआ है। तो उस शेड पे से उसने जब फायर किया तो टारगेट बिल्कुल क्लियर था, विजन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी मारने में। तो ऐसी स्थिति में और जैसे ही वो मारा, उसने फायर किया और ट्रंप बच गए। मैं देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, जैसे ही ट्रंप बच गए वैसे ही वो जो शार्प शूटर था उसको उन्होंने मार गिराया स्नाइपर्स ने। अब किस्सा खत्म, अब तो आपको कभी पता लगेगा ही नहीं। अब FBI कह रही है कि साहब मोटिव नहीं पता, वो 20 साल का लड़का था, ये था वो था, पेंसिल्वेनिया का ही था। लेकिन असली बात ये है हाँ। कि इतनी छोटी जगह में जब इतनी लोअर बिल्डिंग्स वहां पे बनी हुई थी और बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, तो वहां पे आपने पूरी सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? बिल्कुल, सिक्योरिटी लूप तो सबसे ज्यादा। ये जो इशू है, हाँ। ये जो इशू है, तो ये तो है एक अमेरिका का इशू। जी। अब आप इसको लिंक मैं जरा इसी पर सर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसी पॉइंट को लेकर जरा कृष्णा बंसल जी के पास जाती हूँ, क्योंकि कृष्णा जी रिपब्लिकन पार्टी से हैं और उसका पक्ष रख रहे हैं। क्या कृष्णा जी आप भी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि जब से ये खबर आई उसके बाद से ये मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहा कि यूएस सीक्रेट सर्विसेज को जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया। जब लोग पहले ही ये कह रहे थे कि somebody has something, तो उनको उस चीज को लेकर थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। क्या ये सब कुछ इंटेंसली हुआ? क्या यूएस सीक्रेट सर्विसेज जो है वो भी अब क्या धीरे धीरे डीप स्टेट का हिस्सा बनती जा रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो वो कितना खतरनाक है? देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी और मुश्किल होगा कि यूएस सिक्योरिटी फोर्स इसका हिस्सा है या नहीं है। मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, स्वामी जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि स्पीच को कहीं ना कहीं इसमें लैप्स हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग सामने थी। किसी भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक्स प्रेसिडेंट वहां खड़ा होता है जिसके पास सीक्रेट सर्विस का कवर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके सामने की बिल्डिंग पे कवर ना हो। तो वो कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ है। और इस बात से भी बहुत सहमत कि बल्कि तो बहुत बड़ी किस्मत थी अमेरिका की और ट्रंप की, कहना वो बिल्कुल बाल बाल बच गए कल, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर इधर उधर होने से हम आज कुछ और ही बात कर रहे होते और दुनिया का कुछ और ही माहौल और बदला हुआ होता अगर कुछ भी ऐसा हो गया होता तो। बट वी आर हैप्पी कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा लावनी जी, इस चीज को हम भारत में बैठ के इस चीज से जोड़ना कि ये गन की वजह से हुआ, गन कल्चर की वजह से हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे हुआ जहां पे गन्स तो ले जाना इम्पॉसिबल था, पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंडर में था, जहां पे कोई गन लेके घुस नहीं सकता। तो इट्स सिक्योरिटी लैब, सो इट्स नथिंग टू डू विद गन कल्चर और नॉट गन कल्चर। तो उसको यहाँ लाना हमारे लिए बहुत ही गलत और बात होगी। जो आदमी प्रेसिडेंट को मारने छत तक पहुंच रहा है वो गन नहीं ला पाएगा? कैसी बात कर रहे हैं हम भी? ये एक अलग ही डिस्कशन है, इसको हम अलग के लिए रखें तो बात रहेगी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं यहाँ का, इसको समझने। बट कमिंग बैक टू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यस, खबर ये भी है कि सिक्योरिटी टीम ने, सीक्रेट सर्विस ने और एजेंट्स की मांग की थी कि हमें और कवर चाहिए, हमारे को कम पड़ रहा है। उनको फेडरल गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। और इसके अलावा ऐसा लैप्स हुआ तो हुआ कैसे? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्या हम इसका कहना मुश्किल। आज तक हमें कैनेडी के किलर्स का जवाब नहीं मिल पाया है, ये हम सब जानते हैं। क्या मालूम नहीं है अमेरिका को? अमेरिका किसी FBI को पता नहीं होगा? लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली ये कहीं ना कहीं दब के रह जाएगी। इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है किसका नहीं है बहुत मुश्किल है कहना। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि होने से अलर्ट की सख्ती हो जाएगी। जब आगे ऐसा कोई प्रयास ना करे तो अच्छा है। ठीक है। ऐसा कुछ भी हुआ
इससे केवल अमेरिका पे ही नहीं, दुनिया पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ेगा नहीं, दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब चर्चाएं शुरू हुई है, उस चर्चा में राष्ट्रवाद सर्वोपरि की भावना अगर कोई व्यक्ति ये लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कितनी कितनी चुनौतियां हैं, उसकी खुद की जिंदगी किस तरह से दांव पर लग सकती है, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इस पार वंदना जिंगन जी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। रन सेट से जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। चुनाव से पहले इस तरीके का हमला बहुत सवाल खड़े कर रहा है, और सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई राष्ट्रवाद की बात करने वाले राष्ट्रवादी नेता वामपंथ, कट्टरपंथ, चरमपंथ के निशाने पर आ चुके हैं, और अगर ऐसा है तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सीधे वंदना जिंगन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले भी हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जब सिलेक्शन हुआ था तब भी हमने महत्वपूर्ण रूप से एक बदलाव देखा था अमेरिका और अमेरिकन में, लेकिन एक बदलाव होता है और उसके बाद परिवर्तन के बयार के बीच ही एलिगेशंस की कहानी शुरू हो जाती है। उन एलिगेशंस के बीच में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप की एक बात जो उन्होंने लगातार जारी रखी और नहीं छोड़ी, वो ये कि घुसपैठियों की किसी भी हाल में जगह नहीं है अमेरिका में, जिहादियों की किसी भी हाल में जगह नहीं है अमेरिका में। क्या यही एक ऐसा मोटो रहा उनका, जो उद्देश्य रहा, वो उनको लगातार अमेरिका में लोकप्रिय करता रहा? भले ही उन्होंने एक हार का सामना किया हो, लेकिन उस हार के बाद भी अपनी बात पर अडिग रहना, क्या ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण आप मानते हैं? वंदना जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप भारत में बैठे हैं, आप लोग इतना इन्फ्लेशन को महसूस नहीं कर पा रहे जितना हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, और हम उसको प्रतिदिन झेल रहे हैं। कोविड तो पूरे वर्ल्ड में था, है, कोई ये नहीं कि खाली वो अमेरिका में था या भारत में था। किस तरह से भारत ने उसको संभाला और किस तरह से यहाँ, मैं सिंपल बात करती हूँ। अभी आपने जब भी डिबेट में भी देखा था, दोनों जो कैंडिडेट्स थे, अभी हमारे जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं बाइडेन एज वेल एज प्रेसिडेंट ट्रंप, तो आप एकदम से डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हड़कंप हो गया था कि ये किस तरह का कैंडिडेट, क्योंकि आज पहली बार इस तरह की डिबेट हमने देखी जहां लाइव ऑडियंस नहीं थे। पहली बार एक, क्योंकि इनकी कंडीशन रखी गई थी कि इस तरह से ही तभी कर पाएंगे, और आपने सवालों के जवाब भी सुने, देखा, बॉडी लैंग्वेज भी देखी, मैं उस चीज में चर्चा में नहीं जा रही हूँ। और इन्होंने सबसे पहले कहा था, इफ इलेक्टेड, आपको अगर याद हो, उन्होंने कहा था ये जो वॉर चल रही है रशिया एंड यूक्रेन, बिफोर आई टेक ओथ, ये वॉर मैं खत्म करवा सकता हूँ। अगर मिडिल ईस्ट में अकॉर्ड हुआ था तो ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे हुआ था। अगर इजराइल की फ्लाइट मिडिल ईस्ट में पहली बार लैंड करी थी, ये भी उनकी उस वजह से एफर्ट से हुआ था। दूसरी बात, हम हर रोज देख रहे हैं कि कितने अनडॉक्यूमेंटेड लोग, अगर मैं यहाँ हूँ या कृष्णा जी यहाँ हैं, हम लोगों को लाइन में कतार में लग के कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ा। हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, आप समझे, बैकग्राउंड चेक होता है, तभी हम लोगों को यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, और उसके बाद में जो प्रोसेस है सिटीजनशिप का वो होता है। ऐसा नहीं है, पर लेकिन ये जो लोग यहाँ आते जा रहे हैं, जिनको हम लाई जा रहे हैं खुल के, हैं, उस चीज के अगेंस्ट है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ये भी बात कही थी कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो F1 के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उसमें भारत की बहुत बड़ी देन है और चाइना की बहुत बड़ी देन है, स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं, तो उनको राइट अवे ग्रीन कार्ड, बिकॉज आप देख रहे हैं काफी लोगों वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे काम करने लग गए हैं। तो इन चीज के वो हमेशा से जो है नीति के पक्ष में रहे हैं कि हर चीज जो है लेजिटिमेट होनी चाहिए फॉर अमेरिका, क्योंकि अगर वो बच्चे यहाँ पढ़ के जाते हैं तो उनको यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, आप समझे, मेक अमेरिका ग्रेट, हर चीज में उसने जो है, पिछली बार भी जब अपने फर्स्ट ट्रंप 1.0 जब था, उसने कहा कितनी प्रोडक्शंस को वो वापस लाया, एंड दैट इज व्हाट हिज विजन इज, और वो नहीं चाहता। तो इसमें जरूर जो है, अब जैसे कृष्णा जी ने कहा कि पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि वो 20 साल का था, और एक वो जो कोई कह रहे थे कि वो रिपब्लिकन, पर लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस बच्चे ने मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को भी दिया था, तो वो एक मुद्दा जो है डिस्कस नहीं कर सकते। 20 साल के जो भटके हुए युवक है उसको किसी ने या तो पैसा ऑफर किया, बट लेकिन आज तो वो भी जिंदा नहीं है इस सवाल का जवाब देने के लिए, आप इस बात को मतलब झुटला नहीं सकते हैं। और ये जो चीज है
कि ये हुआ है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि अगर ये आज इकट्ठे नहीं होते हैं राष्ट्रवादी लोग जो हैं, तो कल भविष्य में बहुत बड़ा खतरा होगा। क्योंकि इसने पहले कहा था, आपने देखा था, आपको मालूम होगा कि ट्रंप 1.0 में भी उसने कितने राष्ट्र जो हैं उनके ऊपर बैन लगाया था कि उनके लोग यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम जो है उन लोग को, आप जानते हैं, हम परजीवी एक नाम दिया था प्रधानमंत्री जी ने, कि उनको सब कुछ बना बनाया खिचड़ी खाने की आदत है, खुद से क्रिएट करने की आदत नहीं है। ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी, आई एम बीइंग वेरी वेरी मीन्स लाइक, हम सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं। और मैं एक सनातनी हिंदू होकर के इतना कह सकती हूँ, ये वही प्रेसिडेंट ट्रंप है, जब पहली बार अमेरिका में रथ यात्रा होनी थी न्यूयॉर्क से, ही इज द वन, इस्कॉन को इन्होंने सपोर्ट किया था, कोई फंड नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उनके पास पैसा नहीं था रथ यात्रा के लिए। तो शायद आजकल भगवान जगन्नाथ जी की उन पे कृपा रही है। मैं तो इतना जरूर कहूंगी कि वो बाल बाल बच गए, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब बेल साहब देखिए, अब वंदा झिगन जी और कृष्णा बंसल जी जो एग्जैक्टली वहाँ हो रहा है और जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो पूरी भावनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, क्या आज का जो दौर चल पड़ा है, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, क्या इस परिप्रेक्ष्य में मोदी और ट्रंप की जोड़ी अगर बन जाती है आने वाले भविष्य में, अगर चुनावों में ट्रंप जीत जाते हैं, तो क्या ये जोड़ी बदल देगी दुनिया को? और इस जोड़ी की कितनी जरूरत है इस वक्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल, मैं एक 2-3 मिनट आपसे लूंगा। पहले मैं जो कृष्णा जी के व्यूज है उन पे भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मेरे व्यूज को अपोज किया था, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैं दूंगा। ठीक है, हाँ बोलिए। और उसके बाद मैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि मैं इस पे खुद बिलीव करता हूँ कि जब ट्रंप अब जीतने वाले हैं, मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं है, जो भी 19-20 डाउट रह गया था, इस शूटिंग के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज है, ट्रंप और मोदी अगर इकट्ठे आ गए तो जो प्रोग्रेस हम मिल के कर सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा, आप देखिएगा वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, इजराइल हमास वॉर भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं पहले वाले क्वेश्चंस पे जो मैं अग्री नहीं करता हूँ, जहाँ पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, दिल से बिलीव नहीं करता, सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं बता दूं। 2021 में 48,100 से ऊपर लोग मारे गए थे फायर आर्म्स रिलेटेड डेथ से, और 2022 में 48,000 से ऊपर मारे गए। इसमें ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है, अमेरिकन गवर्नमेंट की, उसमें से 54% थे सुसाइड्स और 43% थे मर्डर्स और 3% एक्सीडेंट डेथ्स। ये सब इसलिए थे क्योंकि गन कंट्रोल लॉज जो है बहुत ही वहां पे लैक्स हैं। दूसरी चीज है, मास शूटिंग्स हुई हैं, चाहे वो बार्स, पूल्स, रोड, होटल के बाहर। इस साल 295 लोग मास शूटिंग से मारे गए हैं अमेरिका के अंदर। 132 लोग रोज मारे जाते हैं फायर आर्म से अमेरिका में। ये उनके गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है। तो कहीं ना कहीं गन कंट्रोल भी एक ऐसा इशू है जो अमेरिका को सोचना पड़ेगा, और गन कंट्रोल लॉज लाने पड़ेंगे ताकि हर एक के हाथ में सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स ना हो। ये पहली बात। दूसरी बात है कि वहां पे जरूर सिक्योरिटी लैक्स हुआ है, क्योंकि रूफ टॉप जो है 100 मीटर दूर है, और 100 मीटर दूर रूफ टॉप पे सीक्रेट सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, FBI है, इन सब के एजेंट्स हैं। तो ये क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है। पर ये कहना कि सिक्योरिटी लैप्स इस वजह से है कि ट्रंप को टारगेट होने दिया गया और उसके बाद मारा गया, ये मुझे लगता है थोड़ा जंपिंग द गन है, और ये अभी हम नहीं कर सकते, इस टाइम पे नहीं कर सकते। ये मेरे व्यूज हैं। लेकिन तीसरी चीज जो बहुत अहम आपने कही है, अगर ट्रंप वापस आए, और आएंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, नवंबर इलेक्शन में ट्रंप वापस आए, और मोदी जी तो है ही है। जी को आपने खुश कर दिया, मुस्कुरा रहे हो आपकी इस बात पे। जिंगा जी भी मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रहे हैं दोनों ही। मैं इस डिबेट को 5 मिनट एक्सटेंड कर रही हूँ, हालांकि मुझे समाप्त के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट इसे एक्सटेंड करेंगे। जी प्लीज कंटिन्यू, 20 सेकंड सर। जी, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट हूं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आई कैन प्रेडिक्ट Trump is coming to power. I can predict कि Russia-Ukraine situation becomes better with Trump coming to power. I can predict Israel-Hamas की problem कम हो जाएगी, and I think both countries can go a great long way पूरी विश्व में। बंसल साहब प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास, बंसल साहब प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास, पूरा जरा जल्दी से बहल साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। यस सर, 20 सेकंड्स।
अब मैंने कर लिया कम। जी अच्छा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है बंसल साहब, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रंप आ रहे हैं तो मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन निकल आएगा। खासतौर से अगर हम इजराइल हमस की बात करते हैं, रूस यूक्रेन की बात करते हैं और खास तौर से उस वामपंथ की बात करते हैं जो गरीबी के नाम पर बहुत सारी हत्याओं को अंजाम दे चुका है। गरीबी मूल में होती है, आप देखें तो गरीबी की बात की जाती है, गरीबी उन्मूलन की बात की जाती है, लेकिन हत्याओं का जो इतिहास है बहुत लंबा हो जाता है। कम से कम उस पर तो एक का प्रहार होगा। बंसल साहब। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात अगेन हमें बात करनी है कि ट्रंप क्या ला सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके बारे में हमने काफी डिटेल में भी बात की, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये अपने आप में एक दूसरा इशू है। बट लेकिन ट्रंप और मोदी, हम हमेशा एक भारत के लिए बहुत ही सपोर्टिव राष्ट्रपति रहे। मेरे को नहीं लगता उनसे ज्यादा पॉपुलर और उनसे ज्यादा सपोर्टिव कोई भारत के लिए आज तक रहा है, हमारे लिए रहा है। चाहे वो इमिग्रेशन एरिया हो, चाहे वो भारत के प्रोग्रेशन के लिए काम करते हो, खुल के उन्होंने बात की है, खुल के साथ किया। इनफैक्ट मोदी जी का स्टेटमेंट भी मेरा दोस्त करके उन्होंने जो बोला, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ट्रंप वो थे, पहली बार हमने ट्रंप के साथ जाके ओवल ऑफिस के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की थी। पहली बार हुआ था ऐसा जो किसी बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में दिवाली की थी। ये ट्रंप 1.0 में की थी और हमें लगता है कि आगे हम बहुत आगे भी जाएंगे। मोदी जी और ट्रंप की केमिस्ट्री है, दैट इज एक अलग ही केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जी सुरेश स्वामी जी के पास भी जल्दी से जरा जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने समय ज्यादा ले लिया है, मुझे पैनल बार बार समाप्त के लिए कह रहा है। लेकिन सुरेश स्वामी जी, अमेरिका किस दिशा में जा रहा है और अमेरिका की दिशा क्या दुनिया की दिशा तय कर देगी खास तौर पर? नहीं, ये तो जैसे बहल साहब ने कहा तय ही है कि, और मैंने भी कहा, मेरे तो फ्रेंड्स हैं, फोन पे बात होती है, दे डोंट वांट ट्रम्प टू विन बट स्टिल दे से वी हैव नो ऑप्शन, ही इज गोइंग टू विन। तो ट्रम्प साहब तो आ ही रहे हैं, और चूंकि इनकी दोस्ती है, आज पीएम ने भी लिखा है कि मेरे दोस्त ट्रम्प, तो ये तो ऑब्वियस है। और अगर आज इंडिया जैसी पावर बड़ी बन रही है, वो और अमेरिका अच्छा सुरेश जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपकी जिनसे बात होती है दे डोंट वांट दैट ट्रम्प शुड कम, लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए? ट्रम्प को क्यों नहीं आना चाहिए? इसके पीछे एक क्या वजह है? कि जो भी वहां पे इमिग्रेंट्स हैं, नए इमिग्रेंट्स हैं या वो इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे सोशल सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आकर बस गए हैं, झूठे पासपोर्ट, झूठे डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रहें और उनको डेमोक्रेट सपोर्ट करते हैं, और जो रिपब्लिकन है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये तो वही बात हो गई ना, हम अपने भारत में रोहिंग्याओं को जगह क्यों देंगे? वही वाली बात हो गई ना कि हम अपने भारत में अगर रोहिंग्याओं के लिए विरोध करते हैं तो वही विरोध तो वहां पर भी है। उसमें इंडियंस भी ये तो राष्ट्रवाद की बात है। ऐसा नहीं है कि उसमें इंडियंस नहीं है, उसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, एशियंस भी हैं, मैक्सिकन्स भी हैं। वो तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से चल रहे हैं ना, वो तो नेशनलिज्म लेकर चल रहे हैं। वंदना जिंगर जी कुछ कहना चाह रही है? वंदना जी, लावनी जी, मैं एक बात कहना अच्छा एक सेकंड, 20 सेकंड सर, वो कुछ अपनी कंप्लीट कर लेते हैं बात, वंदना जी, इसके बाद आपका रिएक्शन लेती हूं। 20 सेकंड सर। गलत मैसेज नहीं चला जाए। जी, ये जो डीप स्टेट है ना, जो डीप स्टेट का कंसेप्ट ये नहीं है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं। डीप स्टेट वो होती है जिसमें पॉलिटिकल, कॉरपोरेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें से इंडिविजुअल्स ऑन देयर ओन दे वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू रन ए पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, वो पूरा एक इकोसिस्टम होता है। वंदना जी, जी वंदना जी। लावनी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, जो हमारे भारतीय मूल के लोग भी हैं ना, अगर वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि लेजिटिमेट लोग जो भी आए हैं, जिस तरह से आपने ही कंपेयर किया रोहिंग्यास, वो किस तरह से आप लोगों का ही हक छीन रहे हैं, उसी तरह से जो भी इंसान यहाँ लेजिटिमेट तरीके से आया है उसके लिए ही हमको बहुत जरूरत है टू मेक अमेरिका ग्रेट एंड फॉर सेटिंग अप द वर्ल्ड ऑर्डर। टू बी ऑनेस्ट, पैराडाइम शिफ्ट जो हो रहा है, वो जो आज हम देख रहे हैं, वो जी
चलिए, शायद वंदना जी से संपर्क भी टूट गया है और इन सब के बीच अब समय भी बहुत मैंने ज्यादा ले लिया है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई और ये चर्चा अभी सिर्फ ये आगाज है, अंजाम अभी नवंबर में इसका जब रिजल्ट सामने आएगा उसका उस वक्त क्या स्थिति बनती है, और उस स्थिति से पहले जिस तरीके से वामपंथ राष्ट्रवाद पर अगर हावी हो रहा है तो क्या इसके पीछे एक वजह राष्ट्रवादियों का संगठित होना, असंगठित होना ये तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या अब राष्ट्रवादियों को संगठित नहीं हो जाना चाहिए? आकलन का सवाल है। विश्लेषण और आकलन रात में सोने से पहले करिएगा जरूर। एक बार फिर से सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।